तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, मुझे पता है बच्चों मेरे लेक्चर्स कुछ दिनों से नहीं आ रहे थे, आप लोग के इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस मिले हैं। ठीक है, मैंने देखे हैं सबके मैसेजेस और कमेंट में मैंने देखा है कि नहीं आ रहे थे। मुझे पता है क्योंकि खुद के मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। मैं आपको बता दूं मैं भी मास्टर्स कर रहा हूँ। ठीक है, और ये मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा था, तो मेरे ही एग्जाम चल रहे थे जिसके वजह से मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने नहीं आ पा रहा था। इसलिए आपके लेक्चर्स की थोड़ी सी कमी हो गई थी। पर अब मेरे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। ठीक है, और अब बच्चों हम लोग एकदम कंटिन्यू में धड़ाधड़ रोज के 2 वीडियोस 3 वीडियोस करके फटाफट इस केमिस्ट्री को आगे लेकर जाएंगे, अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। सही है, ठीक है। तो लेक्चर्स नहीं आ रहे थे उसके लिए माफ करिएगा, पर अब से आप लोग के लिए कंटिन्यू लेक्चर्स आने वाले हैं। सही है, ठीक। हम लोग ने हमारे केमिस्ट्री के 3 लेसन्स कंप्लीट किए हुए हैं। एक आपका सॉलिड स्टेट्स, एक आपका आई गेस हैलोजन डेरिवेटिव, कहाँ, यस हैलोजन डेरिवेटिव, और एक अल्कोहल फिनॉल ईथर। ये 3 लेसन्स हम लोग ने कंप्लीट किया हुआ था। हम लोग ने शुरू किया हुआ है बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही सिंपल लेसन जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन शुरू किया था और आई गेस लेक्चर नंबर 1 आप लोगों ने सॉल्यूशन का देख लिया होगा, जहां पे मैंने इंट्रोडक्शन लिया था कि भैया सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देखिएगा, आपको चीजें क्लियर होंगी, आपका बेस क्लियर होगा। समझ रहे हो, अगर आपको बेसिक चीजें पता होंगी, अगर आपका बेस अच्छे से क्लियर होगा तो आप आगे की चीजों को समझ पाओगे। अब इसके अंदर आपको लेसन के अंदर बहुत सारे लॉ पढ़ने हैं, जैसे हेनरीज लॉ भी पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, रॉल्स लॉ आप लोग पढ़ोगे, ऐसे कई सारे लॉ आप लोग को पढ़ना है। तो जब आप टर्म्स को ही नहीं समझोगे, अगर आप वर्ड्स को ही नहीं समझोगे ना, तो आपको वो लॉ नहीं समझ में आएगा, वो स्टेटमेंट नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो वो लेक्चर जरूर से देखना। आई नो लेक्चर को ड्रॉप किए हुए काफी समय हो गए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। देखो सॉल्युबिलिटी क्या होती है वो मैंने लास्ट वाले लेक्चर में समझाया था, और वहीं पे मैंने आपको बोला था कि भैया देखो ये फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को, इनको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। सही है, तो आज हम लोग बच्चों अफेक्ट ऑफ मतलब आपके फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी को समझने वाले हैं कि आपकी सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सही बात है, और इसी में हम लोग हेनरीज लॉ भी पढ़ेंगे। हेनरी का एक लॉ है। ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो इसी लेक्चर में, अगर लेक्चर ज्यादा बड़ा हो गया, लंबा हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। चलो सबसे पहले बच्चों मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि आखिरकार सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्युबिलिटी क्या होती है। देखो मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बताया था, पर उसको काफी समय हो गए हैं डाले हुए, तो मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा रहा हूं। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों? सॉल्यूशन 2 चीजों से या फिर 2 से ज्यादा चीजों से मिलकर बन सकता है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसका एक ही स्टेट होता है, जिसके अलग अलग स्टेट नहीं होते, पर उसके अंदर जिन चीजों से वो मिलकर बना हुआ है वो अलग अलग स्टेट के हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं समझाता हूं आप लोग को। जैसे मान लो आप लोग ने शुगर लिया। ठीक है, नाउ शुगर इज अ सॉलिड स्टेट। शुगर किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, क्रिस्टल्स होते हैं शुगर के। और वहीं आपने पानी लिया, पानी लिक्विड स्टेट में होता है। लेकिन जब आप शुगर और वाटर को मिक्स करते हो तो लास्ट में आपका क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। और वो सॉल्यूशन किस स्टेट में होता है बच्चों? लिक्विड स्टेट में होता है। उसके बाद उसके अंदर आपको सॉलिड शुगर दिखता है क्या? नहीं। जब आपने उस पूरे के पूरे शुगर को डिसॉल्व कर दिया पानी के अंदर, तो फिर आपको उस पानी के अंदर शुगर दिखेगा, मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, क्रिस्टल दिखेंगे? नहीं। आप लोगों को पूरा का पूरा क्रिस्टल क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हो? तो वहां पर सॉल्यूशन बनेगा। इसीलिए हम लोग सॉल्यूशन को एक होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। सिमिलरली अगर आप पानी और नमक को मिलाओगे तो नमक भी सॉलिड स्टेट में रहता है। सही है, और जब आप उसको पानी में मिलाओगे, ठीक है, जब उसको पानी में मिलाओगे तो वो सॉलिड स्टेट उसका कहीं गायब हो जाता है, मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। समझ रहे हो? ठीक है, लिक्विड कह सकते हो या फिर एक्वस कह सकते हो। एक्वस स्टेट में वहां पे फॉर्म हो जाता है और वो बनती है बच्चों आपकी सॉल्युबिलिटी, सॉरी सॉल्यूशन बनता है। नाउ सॉल्यूशन जो है बच्चों वो 2 चीजों से बना हुआ है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आपका जो सॉल्यूशन है ये 2 चीजों से बना हुआ है। एक है बच्चों आपका सॉल्यूट और एक है आपका सॉल्वेंट। सही है, इनके बारे में भी हम लोगों ने बातें की थी लास्ट वाले लेक्चर में। तो सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? देखो हमेशा याद रखना कि जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, तो जब आप 2 मिक्सचर बना रहे हो, ठीक है, जब आप 2 मिक्सचर बना रहे हो तो उसमें जिसकी भी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी वो आपका सॉल्यूट कहलाएगा,
और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी वो हमेशा क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। जैसे चीनी और पानी का एग्जांपल जो मैंने आपको दिया, तो चीनी हमेशा कम क्वांटिटी में लेते हैं हम लोग, पानी ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं हम लोग, तो वहां पर जो चीनी है वो आपका सॉल्यूट होगा और जो पानी है वो आपका क्या होगा बच्चों, सॉल्वेंट। ठीक है, यहीं पे अगर आप मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं 20% इथेनॉल की, जब आप लैब में जाओगे तो ये सारी चीजें भी प्रेजेंट होती है वहां पे। तो 20% इथेनॉल का मतलब क्या है, 20% इथेनॉल का मतलब क्या है बच्चों कि 20 ml आपने क्या ले लिया, 20 ml आपने ले लिया इथेनॉल, सही है, इसको डिसॉल्व कर दिया आपने 80 ml पानी में, इसमें डिसॉल्व कर दिया 80 ml पानी में, तो टोटल 100 हो गया। मतलब आप भी बोल सकते हो कि 20% मेरा इथेनॉल है और 80% मेरा क्या है, पानी है। तो अब देखो बच्चों, अगर आप देखो इन दोनों में से किसकी कॉन्सेंट्रेशन, किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, तो इस केस में भी आपका ये जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, एंड दिस योर इथेनॉल बिकम सॉल्यूट। सही है, वही अगर बात करो मैं 80% इथेनॉल की बात कर रहा हूं, मान लो 80% इथेनॉल, ठीक है, तो 80% इथेनॉल का मतलब क्या है कि इसके अंदर 80% इथेनॉल है और 20% वाटर है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि 80 ml पानी है और 20 ml वाटर है। सही है, तो वो क्या बन गया है आपका 80% इथेनॉल। अब यहां पे कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा है, यहां पे इथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है बच्चों, तो इस कंडीशन में जो आपका इथेनॉल है वो बन जाएगा सॉल्वेंट और यहां पर जो आपका वाटर है वो क्या बन जाएगा, आपका सॉल्यूट। ऐसा नहीं है फिक्स कभी भी कि वाटर हमेशा सॉल्वेंट ही बनता है, कभी कभी वाटर सॉल्यूट भी बन सकता है, समझ रहे हो। तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी वो क्या कहलाएगा बच्चों, सॉल्वेंट, और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और एक और तुम लोग को चीज समझ में आनी चाहिए कि सॉल्यूशन बच्चों हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब ऐसा मिक्सचर जिसका सिर्फ एक ही स्टेट हो, ऐसा मिक्सचर जिसका सिर्फ एक ही स्टेट हो, आपको उसके अंदर दो स्टेट ना नजर आए। सही है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, अगर आपने लिया शुगर और उसमें ऐड कर दिया वाटर, सही है, उसमें आपने लिया शुगर और उसमें आपने क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। नाउ शुगर इज इन सॉलिड स्टेट एंड वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, बराबर है, जो शुगर था आपका सॉलिड स्टेट में था और वाटर आपका लिक्विड स्टेट में है, और जैसे ही आपने इन दोनों को मिक्स किया तो आपको क्या मिल गया, आपको सॉल्यूशन मिल गया। आपको क्या मिल गया बच्चों, सॉल्यूशन मिल गया। और ये सॉल्यूशन किस स्टेट में होगा बच्चों, ये भी आपको लिक्विड स्टेट में ही मिलेगा, समझ लो, ये भी आपको किस स्टेट में मिलेगा, लिक्विड स्टेट में, मतलब इसके अंदर आपको कोई भी शुगर के पार्टिकल्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सही है, तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि जिसका फिजिकल स्टेट थ्रू आउट द मिक्सचर चेंज नहीं होता वो सॉल्वेंट है। अब आप ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जिसका फिजिकल स्टेट, ध्यान से सुनो, जिसका फिजिकल स्टेट थ्रू आउट द सॉल्यूशन चेंज ना हो उसे हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे। कैसे, देखो ध्यान से, यहां पर आपका वाटर लिक्विड में है और आपका सॉल्यूशन भी क्या है, लिक्विड में है, तो क्या इसका फिजिकल स्टेट चेंज हुआ, नहीं, इस वाटर का फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हुआ, तो मतलब आपका ये सॉल्वेंट, ये जो वाटर है ये क्या है, आपका सॉल्वेंट है। और जिसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगा, जिसका फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो दिस इज द नॉर्मल सा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड योर सॉल्यूशन। नाउ एक और चीज है बच्चों, सॉल्युबिलिटी। नाउ व्हाट इज मीन बाय सॉल्युबिलिटी। अब देखो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, हर चीज का एक लिमिट होता है। जैसे मान लो आपने एक गिलास पानी लिया है, अब उस एक गिलास पानी में सबसे पहले आपने 4 चम्मच शक्कर डाला, आपने मिलाया 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 मिलाया, चलो वो डिसॉल्व हो गया। फिर आप क्या करोगे, आप सोचोगे यार इसके अंदर हम लोग और शक्कर डालते हैं, और शक्कर डालते हैं। मान लो आपने 4 चम्मच शक्कर और लिया और फिर उसके अंदर मिलाना शुरू किया, सही है, कुछ टाइम तक आपका शक्कर उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। बट बच्चों एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जिसके बाद आप कितना भी उसके अंदर शक्कर डाल लो, पानी के अंदर कितना भी शक्कर डाल लो, वो डिसॉल्व होने वाला नहीं है, समझ रहे हो। तो मतलब एक उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि इतने पानी में इतनी ही चीजें डिसॉल्व हो सकती हैं, इतने चीज में इतना ही डिसॉल्व हो सकता है, इससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं होता, समझ रहे हो। इसको हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, पढ़ाया था मैंने आप लोग को, ठीक है। तो इससे हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल रहे थे।
तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि आपके सॉल्वेंट के पास कितनी पावर है, आपके सॉल्वेंट के पास कितनी पावर है कि वो सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर पाए। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? ठीक है, इसी चीज को हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं ना। ये जो सॉल्युबिलिटी है बच्चों, ये कई अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसे हम लोग समझने वाले हैं। अब देखो, ये तो जो अभी तक मैंने तुम लोग को पढ़ाया है वो तुम लोग को इंट्रोडक्शन मैंने दिया है। अब यहां से आज का लेक्चर हमारा शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यहां तक चीज समझ में आ गई है। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चले आगे, चलो लेट्स मूव एंड लेट्स स्टडी अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। अब देखो, सॉल्युबिलिटी का मतलब आप लोग को पता है, समझ लो। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपकी सॉल्युबिलिटी को? 3 फैक्टर हम लोग को स्टडी करने हैं। कौन कौन से 3 फैक्टर बच्चों हमें स्टडी करने हैं? सबसे पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट का नेचर कैसा होगा, सॉल्वेंट का नेचर कैसा होगा, कौन सा पोलर होगा, कौन सा नॉन पोलर होगा, उसकी बातें हम लोग यहां पे करेंगे। फिर एक है बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन सॉल्युबिलिटी, या फिर इसको छोड़ दो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, क्या टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से सॉल्युबिलिटी में कोई फर्क आएगा, वो हम लोग इस वाले टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, एंड द थर्ड टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा सॉल्युबिलिटी में, क्या प्रेशर कम करने से, क्या प्रेशर ज्यादा करने से आपकी सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होगी। ये सारी बातें हम लोग आज के इस लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक चीज। बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है? ठीक है, तो आगे बढ़े। चलो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट। ठीक है, अब आप लोगों ने बचपन में या फिर कभी तो एक लाइन हमेशा सुनी होगी। ठीक है, एक लाइन हमेशा आप लोगों ने कभी तो सुनी होगी, दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मतलब क्या है? आप लोगों ने ये स्टेटमेंट बच्चों कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो सुनी होगी, और नहीं सुनी हो तो अभी सुन लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टेटमेंट है बच्चों लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मतलब ये है कि जो जैसा होगा वो उसी चीज को डिसॉल्व करेगा। अगर मान लो मैं कैसा भी इंसान हूं, ठीक है, तो जो मेरे जैसा इंसान होगा मेरी दोस्ती उसी के साथ अच्छी होगी। सही है, जैसे आप मान लो बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट हो, ठीक है, इंट्रोवर्ट समझते हो ना, ज्यादा किसी से बात नहीं करते, तो ऐसा ही अगर आपको लड़का मिला जो आपके जैसा ही हो, आपके जैसी ही हॉबीज उसकी हो, ठीक है, जो मूवीज आपको पसंद आती है वही मूवीज उसको भी पसंद है, जो चीज खेलना आपको पसंद आती है वही उसको भी पसंद है, वही मेन स्पोर्ट उसका भी हो, समझ रहे हो? तो इसका मतलब आपकी और उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो वही चीज है बच्चों आपके केमिकल कंपाउंड्स में भी। जैसा केमिकल होगा, अगर दूसरा केमिकल भी वैसा ही है तो वो दोनों आराम से डिसॉल्व हो जाते हैं, और अगर अलग अलग टाइप के केमिकल्स है तो वो डिसॉल्व नहीं होंगे। अब मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं बच्चों पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल की। पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। जो पोलर मॉलिक्यूल होगा वो हमेशा पोलर मॉलिक्यूल के साथ ही डिसॉल्व होगा, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा वो हमेशा नॉन पोलर के साथ ही डिसॉल्व होगा। क्या होता है पहले ये समझ लो, पोलर नॉन पोलर होता क्या है। ठीक है, बाकी चीज हम लोग बाद में समझेंगे। पहले आप लोग ये समझो बच्चों कि आखिरकार पोलर का मतलब क्या होता है। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया है वाटर, HOH, इसी को हम लोग H2O बोलते हैं, यही होता है आपका वाटर, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया HOH। सही है, अब आप लोगों ने थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ी होगी, आपको पता होगा बच्चों कि जो ऑक्सीजन है ना, दिस ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है। क्या बोलता है कि मेरे को सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरे को सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए, समझ लो। सो इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस हाइड्रोजन। तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करता है बच्चों? अपनी तरफ पुल करता है। ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करता है? अपनी तरफ पुल करता है। अब जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं,
पूरा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, पर हल्का हल्का क्या कर रहा है, जोर तो लगा रहा है ना, अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगता है, पर पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं है, क्योंकि इसने पूरा खींच नहीं लिया इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर लगता है बच्चों पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल नेगेटिव मतलब क्या, थोड़ा सा, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है पर बहुत ही थोड़ा सा है, समझ रहे हो। सिमिलरली अगर इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लग रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगा रहा है, तो ये जो हाइड्रोजन एटम ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही कर रहा है ना, मतलब इसी से इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, पार्शियल पॉजिटिव। इन दोनों के ऊपर पार्शियल कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो एक ही कंपाउंड है आपका, वाटर मॉलिक्यूल है, इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल के अंदर आप दो पोल्स क्रिएट हो गए। अगर आप ध्यान से देखो तो इसी वाटर मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों दो पोल्स क्रिएट हो गए, एक आपका पॉजिटिव पोल और एक आपका नेगेटिव पोल। तो जिन भी कंपाउंड के अंदर, ध्यान से सुनेंगे, जिन भी कंपाउंड के अंदर ऐसे दो पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम लोग पोलार मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वी कॉल दिस मॉलिक्यूल एज अ पोलार मॉलिक्यूल। तो पोलार मॉलिक्यूल समझ में आ गया, पोलार मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सही है। अब बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, कि आखिरकार नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आ जाओ देखते हैं। नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स, अब देखो सिंपल सी बात है, पोलार मॉलिक्यूल्स में बच्चों दो आपके चार्ज बन रहे थे, एक आपका नेगेटिव चार्ज, एक आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दो अलग अलग पोल्स बन रहे थे। नॉन पोलार मॉलिक्यूल में ऐसे कोई भी पोल्स नहीं बनते। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होगा आपका मीथेन। पढ़ते हैं ना हम लोग इसको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। दिस इज द मीथेन। अब मीथेन के अंदर कोई भी पोल्स क्रिएट नहीं होते, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स नहीं होते। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि अगर यहां से हाइड्रोजन उड़ गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है, पर खाली नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। पोल्स बनाने के लिए दोनों चार्जेस होने चाहिए। ठीक है, या फिर और अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों आपका बेंजीन। बेंजीन इज ऑल्सो अ वेरी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स, ये आपका पोलार हो गया, एक आपका नॉन पोलार हो गया। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब बच्चों हम लोग को ये देखना है, अभी जो मैंने आपको स्टेटमेंट याद दिलवाई है, थोड़ा इसको मिटाते हैं, जस्ट अ सेकेंड बच्चों। अभी मैंने आपको ये जो स्टेटमेंट दिखाई है, इस स्टेटमेंट को हम जरा समझते हैं। मैंने क्या बोला, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इस स्टेटमेंट को आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, बस इसे अपने कोई मंत्र की तरह याद रख लो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। अगर आप आगे चल के और केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, तो केमिस्ट्री फील्ड में कुछ करना चाहते हो, तो ये बहुत ज्यादा काम आने वाला स्टेटमेंट, दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सही है। अब अगर मैं बात करूं तो मैं ये कहूंगा दैट इज पोलार सॉल्वेंट या फिर पोलार सॉल्यूट will always dissolve in polar solvent। का मतलब क्या है कि आपका जो पोलार सॉल्यूट होगा, ठीक है, जो आपका पोलार सॉल्यूट होगा वो हमेशा किस में डिसॉल्व होगा, हमेशा बच्चों वो पोलार सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी रहेगी किसके अंदर, पोलार सॉल्वेंट्स के अंदर। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लें। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है बच्चों आपका NaCl इन वाटर। ठीक है, NaCl इन वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। कैसे, जैसे मान लो बच्चों मैंने यहाँ पे NaCl का मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है, दिस इज माय NaCl। अब NaCl भी पोलार मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल के अंदर आपका ये जो Cl है, इट इज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड आपका जो Na है इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, सो इट इज ऑल्सो अ पोलार मॉलिक्यूल। सिमिलरली मैंने यहाँ पे वाटर ड्रॉ किया, जैसे मान लो ये मेरा वाटर है, यहाँ पे H और यहाँ पे H, दिस इज योर H2O। अब इस ऑक्सीजन पे क्या लगा होगा, डेल नेगेटिव चार्ज, यानी आपका डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और इसके ऊपर भी डेल्टा पॉजिटिव, बिकॉज दिस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस हाइड्रोजन। सो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, जिसकी वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पे पोल क्रिएट हो गया। सिमिलरली यहां पे भी आप देखो तो यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, पोल क्रिएट हो गए। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में बच्चों अट्रैक्शन हो सकता है, इनके बीच में हल्का सा क्या होता है,
अट्रैक्शन होता है, सिमिलरली इस नेगेटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में भी क्या होता है, हल्का सा अट्रैक्शन हम लोग को देखने के लिए मिलता है। सो बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन आपका ये जो NaCl है, ये जो कॉमन सॉल्ट बोलते हैं ना इसको, ये किसके अंदर आराम से डिसॉल्व हो जाता है, वाटर के अंदर। समझ में आ रही बात? तो ये वाटर के अंदर आराम से डिसॉल्व हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन। दिस अट्रैक्शन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है, तो सिंपल सी कहानी है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जैसी चीज होगी, जैसा चीज होगा वो वैसी ही चीजों को क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा। पोलार सॉल्यूट हमेशा पोलार सॉल्वेंट को क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा, जिसका एग्जांपल हम लोग ने अभी अभी देखा। कौन सा एग्जांपल था? NaCl इन वाटर। दोनों ही पोलार है, इसीलिए दोनों आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग घर पे ट्राई कर लेना ये एक्सपेरिमेंट। एक चम्मच नमक लेना और एक ग्लास पानी लेना, उसके अंदर उस नमक को डिसॉल्व करना। जब आप डिसॉल्व करोगे तो देखना कुछ ही सेकंड बाद आपको उसके अंदर नमक दिखना ही बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने वाटर के साथ क्या कर लिया है, डिसॉल्व कर लिया है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर ली, जिसकी वजह से वो आराम से डिसॉल्व हो चुके। सही है, और यही नमक जो है वो किसी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होता बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ले लिया, चले आगे, लेट्स गो, लेट्स मूव बच्चों। और अब आगे की चीजें पढ़ते हैं। पोलार का एग्जांपल देख लिया हम लोग ने। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ नॉन पोलार। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ नॉन पोलार। जैसा मैंने तुम लोग को बताया कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो नॉन पोलार सॉल्यूट होगा, ठीक है, जो नॉन पोलार सॉल्यूट होगा विल ऑलवेज डिसॉल्व इन नॉन पोलार सॉल्वेंट। क्या मैं ये कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। ठीक है, सिंपल सी भाषा है कि जो आपका नॉन पोलार सॉल्यूट होगा, ठीक है, जो आपका नॉन पोलार सॉल्यूट होगा बच्चों, वो हमेशा किसके अंदर डिसॉल्व होगा, वो हमेशा नॉन पोलार सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होगा बेटर तरीके से। व्हाई? बिकॉज लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा है वैसे उसके अंदर डिविजिबल होता है। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल है बच्चों कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आप लोगों को पता है हमारे बॉडी में आता है, ऑयल या फैट आप बोल सकते हो, उस टाइप का रहता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, उसी का एक डेरिवेटिव है। तो जब आप कोलेस्ट्रॉल को किसमें डिसॉल्व करते हो, बेंजीन में डिसॉल्व करते हो, तो ये बहुत ही आराम से डिसॉल्व हो जाता है। और ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही बच्चों नॉन पोलार है। कैसे? आप लोगों को पता ही है, बेंजीन तो आप लोगों ने देखा ही है, ऐसे है ना, बेंजीन का स्ट्रक्चर को ऐसा होता है। अब इसके अंदर पोल्स क्रिएट नहीं हो सकते। आप बोलोगे सर इसके अंदर रेजोनेंस तो होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, फिर वो नेगेटिव चार्ज घूमता तो है। हाँ बच्चों, नेगेटिव चार्ज तो बनता है, पर क्या कहीं नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज साथ में बनता है? कभी ऐसा देखा है तुम लोग ने, यहाँ पे नेगेटिव बन गया और यहाँ पे पॉजिटिव बन गया? ये कभी देखा है बेंजीन में? नहीं देखा होगा ना, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव साथ में कभी भी नहीं बनता। और अगर नेगेटिव पॉजिटिव पोल साथ में नहीं आ रहे तो वो पोलार ही नहीं है ना, क्योंकि पोल्स क्या होते हैं, दो पोल है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों साथ में बनने चाहिए। पहले के जो मैंने कंपाउंड दिखाए थे, जैसे NaCl मैंने दिखाया था, NaCl में इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आ रहा था, दोनों साथ में बन रहे थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। पर इसके अंदर दोनों साथ में कभी नहीं बनेंगे, या तो पॉजिटिव चार्ज अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो, या तो नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो। ठीक है, तो दोनों में से एक ही चार्ज आपके कंपाउंड के ऊपर रहेगा। सही है, तो अगर आप इसके अंदर बेंजीन के अंदर किसको डिसॉल्व करोगे, कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व करोगे, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एक बेंजीन यहाँ पे, नहीं बेंजीन नहीं, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे, एक यहाँ पे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे OH होता है, यहाँ डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ मिथाइल ग्रुप, यहाँ मिथाइल ग्रुप, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। पर तुम लोग को ये सब स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है, तो मैं ज़्यादा कुछ तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं करूँगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो जो कोलेस्ट्रॉल है बच्चों, ये भी आपका नॉन पोलार है। सही है, ये भी क्या है आपका नॉन पोलार है। तो जब आप इस नॉन पोलार को इस नॉन पोलार में डिसॉल्व करोगे तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, सो इससे हम लोग बच्चों एक लाइन लिख सकते हैं। इतना सब समझने के बाद हम लोग एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्या सर, क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कि इफ द
नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विल सेम। ठीक है, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर क्या होगा, सेम होगा, देन दी solubility will be maximum। समझे? ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो नेचर है वो क्या होगा बच्चों, सेम होगा। ये थोड़ा वर्ड अंडरलाइन कर लेना, जब इनका नेचर क्या होगा, सेम होगा, तो उस कंडीशन में जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। सही है, तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मान लो अगर मैंने एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया और एक पोलर सॉल्यूट लिया, तो क्या ये एक दोनों के अंदर अच्छे से डिविजिबल होंगे? नहीं होंगे। डिविजिबल बोल रहा हूं, नहीं, डिसॉल्व होंगे? नहीं होंगे, इतने अच्छे से डिसॉल्व नहीं होंगे, बिकॉज फंडा क्या है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आई बात, तो इसको भी एक बार नोट डाउन कर लो, उसके बाद अपन अगले वाले टॉपिक पे चलते। ले लिया, चले आगे, चलो। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट जो फैक्टर अफेक्ट करता है बच्चों वो है आपका इसको, सॉल्युबिलिटी को। क्या कह रही है आपकी बुक? आपकी बुक क्या कह रही है बच्चों कि आपका जो सॉल्युबिलिटी है वो चेंज होता है विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे, टेम्परेचर मान लो आपने हीट दे दी कुछ आपके सॉल्यूशन को, तो उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकती है। ठीक है, या फिर आपने उसमें से हीट निकाल दी, उसको कोल्ड एकदम फ्रीज कर दिया टेम्परेचर, तो भी उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन क्या कह रही है आपकी बुक? आपकी बुक कह रही है बच्चों दैट solubility will change in change of temperature, with change of temperature, ऐसा लिख सकते हो, with change of temperature। सही है ना? आप लोगों ने देखा होगा ना, घर पे आप लोगों ने देखा होगा ना। मान लो आपने एक गिलास लिया और वही अपना नॉर्मल सा एग्जांपल, एक गिलास लिया और उसमें शक्कर डाला, 2 चम्मच आपने शक्कर डाले। अब मान लो 2 चम्मच शक्कर को डिसॉल्व होने में पहले 5 मिनट लग रहे थे, पर जैसे ही आपने उस वाटर को क्या कर दिया, थोड़ा सा हीट कर दिया, गर्म कर दिया, गर्म पानी आपने ले लिया, तो वो शक्कर 1 मिनट के अंदर ही डिसॉल्व हो जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो चेंज होगी विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी का रेट भी क्या होगा, चेंज होगा। सही है। उसके बाद आपकी बुक एक और का बात कह रही है, आपकी बुक कह रही है बच्चों दैट सॉल्युबिलिटी विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जो आपका सॉल्युबिलिटी है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन को, एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी है हमेशा आपका सॉल्युबिलिटी उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो मतलब अगर आपकी एंथैल्पी बढ़ेगी, अगर आपका एंथैल्पी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि आपकी एंथैल्पी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो। समझ रहे हो? सो इसका मतलब क्या है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये दोनों हमेशा एक दूसरे को क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आपको यही नहीं पता होगा कि एंथैल्पी क्या होती है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि सर एंथैल्पी का मतलब क्या होता है। एंथैल्पी का मतलब होता है बच्चों हीट, हीट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो हीट का कॉन्सेंट्रेशन है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट है, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज एंथैल्पी। अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा हीट है, अगर उस सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट है, तो मैं कह सकता हूं उसकी एंथैल्पी ज्यादा है। और अगर उसकी एंथैल्पी ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। समझ रहे हो? ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। समझ में आई बात? ठीक है, सो एंथैल्पी इज नथिंग बट हीट ऑफ द सॉल्यूशन, एंथैल्पी इज नथिंग बट द हीट ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये 2 लाइन आप लोगों को समझ में आई बहुत अच्छे से। पहली लाइन क्या कह रही है, पहली लाइन कह रही है कि आपकी सॉल्युबिलिटी चेंज होती है बच्चों विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी चेंज होगी। मतलब आपका टेम्परेचर बहुत ही तगड़ा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को।
फिर आपकी बुक क्या कह रही है कि आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, किसको? एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन को। ठीक है, आपके सॉल्यूशन की जो भी एंथैल्पी है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपकी सॉल्युबिलिटी होगी। अगर एंथैल्पी बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, अगर एंथैल्पी कम होगी तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? कम होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, फिर मैंने आपको बताया एंथैल्पी का मीनिंग क्या होता है। एंथैल्पी का जस्ट मीन होता है बच्चों हीट ऑफ द सॉल्यूशन, आपके सॉल्यूशन के अंदर कितनी हीट है। अगर हीट ज्यादा है तो मतलब एंथैल्पी ज्यादा है, मतलब सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब दो प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, ध्यान से सुनेंगे सब समझ में आएगा। अगर मैं एंथैल्पी की स्पेलिंग गलत हो गई है, देखना पड़ेगा मेरे को, क्या लिखा था भाई? हाँ, भूल जाता है यार कभी कभी। अगर आप एंथैल्पी की बात करो तो दो प्रकार के रिएक्शन हम लोग को पढ़ने पड़ते हैं एंथैल्पी चेंज के। ठीक है, दो प्रकार के रिएक्शन में आपकी एंथैल्पी क्या होती है? चेंज होती है। सबसे पहला टाइप ऑफ रिएक्शन है बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन, सुना होगा नाम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और एक होती है बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो इसके नाम से ही इसका मीनिंग समझ में आ जाता है, जो नाम है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, इसी से इसका मीनिंग समझ में आ जाता है। एंडो का मतलब होता है बच्चों अंदर या फिर हीट एब्जॉर्ब होना, थर्मिक का मतलब होता है हीट। ठीक है, तो अगर रिएक्शन में आपकी हीट अंदर आ रही है, रिएक्शन के अंदर आ रही है, मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का सिंपल सा यही मीनिंग है कि रिएक्शन के पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ज्यादा हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी, इनसाइड जाएगी रिएक्शन के। सो एंडो को याद करो अंदर, एंडो को किससे याद करो? अंदर, कि आपकी जो हीट है, थर्मिक मतलब क्या? हीट, जो हीट है वो क्या हो रही है बच्चों? रिएक्शन के अंदर जा रही है। सही है, सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन द हीट इज एब्जॉर्ब्ड, समझ रहे हो? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन द हीट इज एब्जॉर्ब इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आई बात? तो लिख दूं यहां पे the reaction in which heat is absorbed, ठीक है, एब्जॉर्ब की स्पेलिंग देख लेना, is called as endothermic reaction। समझ में आई बात? ठीक है, एंडोथर्मिक का मतलब क्या है? बड़ा ही सिंपल सा है, अगर रिएक्शन के समय इन द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब कर ली जा रही है, तो उसे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक, उसका उल्टा बच्चों एक्सो, एक्सो मतलब क्या है? बाहर जाना। एक्सो मतलब जैसे लिखा होता है ना, अगर आप स्टेशन पे जाओ, एयरपोर्ट पे जाओ तो वहां पे एग्जिट लिखा होता है, एग्जिट मतलब क्या? बाहर निकल जाओ भाई। ठीक है, तो एक्सो का मतलब क्या होता है? एग्जिट। ठीक है, और किसका एग्जिट हो रहा है? कौन बाहर जा रहा है यहां से बच्चों? हीट बाहर जा रही है। सही है, सो द रिएक्शन इन विच द हीट इज गिवन आउट, आपकी हीट क्या हो रही है? बाहर निकल जा रही है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो इसका भी स्टेटमेंट बड़ा ही सिंपल है, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिमूव्ड, या फिर आप लिख सकते हो गिवन आउट। ठीक है, बाहर निकल जाती है, गिवन आउट, इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आई बात? ठीक है, ये दो चीजें समझ में आ गई आप लोग को। तो बच्चों एंथैल्पी के अंदर ऐसे दो टाइप्स के अलग अलग पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो एंडोथर्मिक पॉसिबिलिटी या तो एक्सोथर्मिक पॉसिबिलिटी। अब हमको ये समझना है, बस ये देखना है कि किस टाइप ऑफ रिएक्शन में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और किन टाइप ऑफ रिएक्शन में सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, किस टाइप ऑफ रिएक्शन में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और किस टाइप ऑफ रिएक्शन में सॉल्युबिलिटी कम होगी। पहले आप इतनी बातें नोट डाउन करिए, इतनी बातें लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे की बातें करते हैं।
समझ में आ गया? इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, आ जाओ बात करते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने अभी बताया बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं एंथैल्पी की। ठीक है, मैंने अभी हम लोग बात कर रहे हैं एंथैल्पी की। एंथैल्पी में जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो एंडोथर्मिक होंगे या तो वो एक्सोथर्मिक होंगे। ठीक है, तो मान लो यहां पर एक कोई भी बीकर लिया हुआ है, ठीक है, और यहां पे मैंने एक आग लगा दिया, समझ लो, यहां पे मैंने आग लगा दिया। ठीक है, अब जो रिएक्शन इसके अंदर हो रही थी, जो रिएक्शन इसके अंदर हो रही थी, मान लो यहां से हीट बाहर निकल रहे हैं, इस रिएक्शन से हीट क्या हो रहा है, ऐसे बाहर निकल रहे हैं। ये हीट आपको दिखता तो नहीं है, पर इमेजिन दैट ये हीट क्या हो रहा है बच्चों, यहां से बाहर निकलते हैं, जो रिएक्शन मिक्सचर है वो बहुत ही गर्म हो जाता है, जो रिएक्शन मिक्सचर है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। तो मतलब आपका हीट क्या हो रहा है, यहां से बाहर निकलते हुए जा रहा है। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे मिक्सचर को सिंपली हम लोग कहेंगे आपका एक्सोथर्मिक। सही है, और वही सेम कोर्स ऑफ रिएक्शन है, मान लो इसके अंदर कोई दूसरे सॉल्वर, इसके अंदर कोई दूसरा सॉल्यूशन है, ठीक है, और यहां पर भी लगा हुआ है एक बर्नर, इस बर्नर से मैंने क्या दिया हुआ है, आग दिया हुआ है। और इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो हीट मैं नीचे से दे रहा हूं, ये हीट क्या हो रही है इसके अंदर बच्चों, एब्जॉर्ब हो रही है। ये हीट क्या हो रही है, अंदर की तरफ जा रही है, हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, अंदर तरफ जा रही है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। सही है, अब हमें यह देखना है, हमें यह समझना है बच्चों कि किस रिएक्शन के अंदर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और किस रिएक्शन के अंदर सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके एंथैल्पी को। आपकी जो सॉल्युबिलिटी है बच्चों, आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, एंथैल्पी को। तो मतलब जहां पे हीट इंक्रीज हो रहा है, जहां पे आपके रिएक्शन में ज्यादा हीट है, वहां पे सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, और जहां पे हीट कम है वहां पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अब इसको देखो, पहले हम लोग बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, जैसा मैंने तुम लोग को अभी समझाया कि जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है, रिएक्शन द्वारा जो हीट है बच्चों वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब कर ली जा रही है। तो इस रिएक्शन मिक्सचर की एंथैल्पी इंक्रीज होगी, सिंपल सी बात है। अगर एंडोथर्मिक की बात करूं तो यहां पर जो एंथैल्पी है वो क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। एंथैल्पी इज नथिंग बट अ हीट ऑफ अ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में कितना ज्यादा गर्मी है, समझ रहे हो, कितना ज्यादा गर्म है ये सॉल्यूशन, कितना ज्यादा हीट ये एब्जॉर्ब कर लेता है, समझ रहे हो। सो दिस, अगर यहां पे ये बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, इसका मतलब इसकी एंथैल्पी क्या हो रही है, इज गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो अगर एंथैल्पी इंक्रीज होगी तो इस सिंबल से हमको पता चलता है अगर एंथैल्पी इंक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सिंपल सी गणित है, अगर एंथैल्पी इंक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब हमको यह समझ में आया कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, वो अभी मैं लिख के दूंगा, पहले तुम लोग समझ लो, ठीक है, पहले तुम लोग अच्छे से समझ लो, फिर तुम लोगों को मैं लिख के भी दे दूंगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, एंडोथर्मिक की बात कर रहे हैं। एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, हीट बाहर निकल रही है। देखो हम लोग हीट तो दे रहे हैं, लेकिन ये हीट क्या हो रही है बच्चों, यहां से बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है, मतलब इसकी एंथैल्पी क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर हीट बाहर निकल रही है, हीट इज नथिंग बट एंथैल्पी, तो इस कंडीशन में इसकी एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर एंथैल्पी डिक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी विल ऑल्सो गो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। क्या मैं आप लोगों को समझा पाया हूं ये बातें हैं, बताओ जरा, बताओ जरा, ठीक है, समझ आ पाया हूं तो थोड़ा लिख के दे देता हूं, आ जाओ, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंडोथर्मिक की, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग ने क्या देखा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, जिसकी वजह से यहां पे एंथैल्पी बढ़ जाती है, एंड एंथैल्पी बढ़ती है तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो आप क्या लिखोगे, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन सॉल्युबिलिटी
solubility increases with increase in temperature। मतलब समझ में आई बात? जो मैंने तुम लोग को अब समझाया वही लाइन यहां पर लिखी हुई। मतलब बच्चों कि अगर आप एंडोथर्मिक रिएक्शन आप कर रहे हो तो इस केस में क्या होता है, आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है बच्चों KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। जब आप पोटेशियम क्लोराइड को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हो ना, ठीक है, जब आप पोटेशियम क्लोराइड को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हो तो जो सॉल्यूशन है ना, ये बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये हीट एब्जॉर्ब करता है आसपास से, समझ रहे हो? ये हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और ये क्या दिखाता है बच्चों, आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन दिखाता है। ठीक है, ये क्या दिखाता है, आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन दिखाता है। क्लियर है? क्लियर है। दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा क्या दिया हुआ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिया हुआ है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या, जहां से हीट बाहर निकल रही है, जहां से हीट क्या होगी, बाहर निकल रही है। अब आप इसको जितना भी गर्म करो, जितना भी इसको टेम्परेचर दो, जितना भी टेम्परेचर दो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें से हीट क्या हो रही है बच्चों, कंटिन्यूसली बाहर फेंकी जा रही है। तो मतलब इसका एंथैल्पी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं solubility decreases with increase in टेम्परेचर। समझ में आई बात? तो मैंने क्या बोला कि इस कंडीशन में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंडीशन में, आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों सॉल्युबिलिटी कम हुई? क्योंकि एंथैल्पी कम हो गया। एंथैल्पी क्यों कम हुई? बिकॉज यहां से हीट क्या हो गई, बाहर निकल गई। एक्सोथर्मिक में तो हीट बाहर ही निकलेगी ना, समझ रहे हो? तो हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, आपकी हीट क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, समझ में आई बात? इसका अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों CaCl2। CaCl2 ये ना, एक सेकेंड देख लेने दो। हाँ, CaCl2 ये कैल्शियम क्लोराइड। जब आप इसको पानी के अंदर पानी के अंदर डालते हो, घर में भी कर लेना, घर पे ना चूना होता है, चूना पता है, बहुत लोग खाते हैं अलग अलग चीजें, पर आप लोग सिर्फ रिएक्शन के लिए यूज करो, 1-2 रुपए का मिलता है, चाहो तो उसको पानी के अंदर डालो। वो CaCl2 होता है, कैल्शियम क्लोराइड। जब आप उसको पानी के अंदर डालोगे ना, तो आपका जो सोल्यूशन है वो एकदम गर्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि वो हीट को बाहर रिलीज कर रहा है। हीट को क्या कर रहा है, वो बाहर रिलीज कर रहा है। सो इट इज एक्सोथर्मिक। समझ रहे हो सर? एंड इट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसमें क्या होगा, सॉल्युबिलिटी हमेशा रिड्यूस होगी अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसके ऊपर एक ग्राफ भी दिया हुआ है आपकी बुक में। ठीक है, अब ग्राफ बनाने की जगह तो नहीं है, चलो इसको मिटाना पड़ेगा। इसको मिटा दूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? इसको मिटा रहा हूं मैं। एक छोटा सा ग्राफ दिया हुआ बच्चों आपकी बुक में, ऐसा ऐसा। ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस। ठीक है, ये है आपकी सॉल्युबिलिटी और ये है आपका टेम्परेचर। सही है? तो इसने क्या बोला है कि जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसका ग्राफ कैसे बनता है? उसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, ऐसे, समझ रहे हो? ऐसे जाता है। ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, ये क्या दिखाया है आपका, एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ रहे हो? ठीक है, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है। पहले सॉल्युबिलिटी कम होगी, पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी इसकी इंक्रीज होती जाएगी। और वहीं अगर एक्सोथर्मिक का ग्राफ बनाओ तो एक्सोथर्मिक ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ऐसे यहाँ पे। समझ रहे हो? ये जो ऊपर मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है व्हाइट कलर में, ये है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सही है? तो इस ग्राफ से हमको ये समझ में आता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हो वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होते जा रही है, इसकी गिरते जा रही है। पहले सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा थी,
फिर धीरे धीरे सॉल्युबिलिटी इसकी कम होती गई। वहीं अगर आप एंडोथर्मिक की बात करो तो पहले सॉल्युबिलिटी कम थी, पर जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया सॉल्युबिलिटी क्या होती गई, बढ़ती चली गई है। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, सही है। तो आई होप बच्चों आप लोग को ये दो जो मैंने फैक्टर समझाए हैं वो समझ में आए होंगे। ठीक है, अब ये जो तीसरा वाला फैक्टर है, कौन सा, कहाँ गया, हाँ, ये वाला। ठीक है, ये जो तीसरा वाला फैक्टर है इसको हम लोग अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। ये लेक्चर ऑलरेडी थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर में नहीं बनाऊंगा, 40-50 मिनट, मुझे नहीं पता अभी कितना बना है शायद ये। ठीक है, जितना ही बना होगा इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। जो थर्ड वाला हमारा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है हमारी सॉल्युबिलिटी को, वो है प्रेशर। प्रेशर को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। नेक्स्ट वाले वीडियो में ही हम लोग हेनरीज लॉ भी देखेंगे, और नेक्स्ट वाले वीडियो में ही हम लोग हेनरीज लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वाला वीडियो भी देखना है आप सभी को जरूरी से, सही है? ठीक है, तो बच्चों आई होप आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा। जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। कोई भी डाउट आता है तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया है, आप मेरे आ सकते हो इंस्टाग्राम पे और यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, फॉलो भी कर सकते हो अपने भाई को। क्लियर है? तो मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से अगले लेक्चर में एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड कीप स्टडी।